रूस ने दी परमाणु हमले की चेतावनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर खतरा पैदा हुआ तो वह परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। एक साक्षात्कार के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका किसी भी तनावपूर्ण स्थिति जिससे परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, इसे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन रूस का परमाणु बल इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने के सवाल पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मॉस्को यूक्रेन में अपने मकसद को पूरा करेगा। पुतिन ने बताया कि उन्होंने बातचीत के लिए हमेशा दरवाजा खुला रखा है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ किसी भी समझौते के लिए पक्की गारंटी की आवश्यकता होगी। हाल ही में पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकाते हुए कहा था कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो उनके इलाकों को भी भेद सकते हैं। स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को भेजी बांड की जानकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आदेश के मुताबिक चुनावी बॉन्ड्स से जुड़ी जानकारियां निर्वाचन आयोग को सौंप दी हैं। बैंक की चेयरमैन ने कहा कि उनकी तरफ से आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम के साथ साथ कितने के बॉन्ड खरीदे गए। बैंक की तरफ से बताया गया कि उसने चुनाव आयोग को इन चुनावी बॉन्ड के भुगतान की तारीखों की जानकारी दी है। साथ ही उन राजनीतिक दलों का नाम भी बताया गया है जिनको इसके जरिए चंदा दिया गया। इसके साथ ही किस दानकर्ता ने कितना चंदा दिया, उसकी वैल्यू के बारे में भी जानकारी मुहैया कराई गई है। स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर इस साल 15 फरवरी तक राजनीतिक दलों को दान के लिए 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों की तरफ से भुगतान के लिए दिया गया। बड़ी सफलता, एनआईए ने ब्लास्ट के आरोपी को किया गिरफ्तार। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुख्य संदिग्ध से मिलने वाले शख्स को हिरासत में लिया है। एनआईए के मुताबिक धमाके के अलग अलग पहलुओं पर हो रही जांच के दौरान बेल्लारी में धमाके के मुख्य संदिग्ध से जुड़े व्यक्ति को हिरासत में लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एनआईए ने ब्लास्ट मामले में संदिग्ध की तस्वीर जारी की थी। इसके बाद इस केंद्रीय जांच एजेंसी ने अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है। कर्नाटक पुलिस के सूत्रों ने बताया कि रामेश्वरम कैफे विस्फोट का मुख्य संदिग्ध जिस रास्ते से भागा, उस रास्ते की सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सुरागों को जोड़ा गया और विश्लेषण किया गया। संदिग्ध ने बेल्लारी जाने के लिए 2 अंतर्राज्यीय सरकारी बसों से यात्रा की थी। संदिग्ध ने एक अन्य अज्ञात गंतव्य तक भी यात्रा की थी। एनआईए को मिली बड़ी सफलता के मामले में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक पुलिस ने बताया है कि बंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले के संदिग्ध से मिलने वाले शख्स शब्बीर को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शब्बीर को भी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस विस्फोट मामले में एक प्रमुख संदिग्ध के रूप में देखा जा रहा है। नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख निर्धारित की है। गौरतलब है, निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त 2 पदों को भरने के लिए इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सोमवार को एक याचिका दाखिल की गई। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने की बात कही है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से यह याचिका अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद डाली गई है। महिला वैज्ञानिक की उपलब्धि से अग्नि 5 को मिली सफलता। भारत ने सोमवार को 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही पूरा पाकिस्तान और चीन भी अब भारतीय मिसाइलों के जद में आ गया है।
इस खास उपलब्धि की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया। इस परियोजना का नेतृत्व महिला वैज्ञानिक शीना रानी ने किया था, जो 1999 से अग्नि मिसाइल प्रणाली पर काम कर रही है। जिस प्रकार पीएम मोदी ने पूरे मिशन को मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया, ठीक वैसे ही वैज्ञानिक शीना रानी की चर्चा अब दिव्य पुत्री के रूप में हो रही है। 57 वर्षीय शीना रानी हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की हाईटेक लैब में कार्यरत एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक हैं। अपने साथियों के बीच वह एक खास नाम से जानी जाती हैं। काम के प्रति लगन और गजब के उत्साह के कारण उनके सहकर्मी पावर हाउस ऑफ एनर्जी के नाम से भी बुलाते हैं। शीना रानी अग्निपुत्री के नाम से प्रसिद्ध मशहूर मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस के नक्शेकदम पर चलती हैं। पीएम ने दी सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की सौगात। देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए इकोसिस्टम मजबूत बनाने के लिए इकाइयां स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडियाज टेकेड में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं की सौगात दी। सेमीकंडक्टर उद्योग पर फोकस की नीति से देश के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन होगा। विकसित भारत बनाने के आह्वान के साथ पीएम मोदी ने वर्चुअली जिस कार्यक्रम में शिरकत की, इसमें गुजरात के अलावा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात के धोलेरा, सानंद और असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर बनाने की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। रक्षा मंत्री ने दी एनसीसी विस्तार को मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब एनसीसी में 3 लाख कैडेटों को शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उम्मीद है कि इस विस्तार से देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 लाख कैडेट रिक्तियों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 1948 में केवल 20,000 कैडेटों से एनसीसी के पास अब 20 लाख कैडेटों की स्वीकृत संख्या होगी, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन बन जाएगा। विस्तार योजना के तहत 4 नए ग्रुप हेडक्वार्टर की स्थापना की जाएगी और 2 नई एनसीसी इकाइयों को शामिल किया जाएगा। बिजली क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन से आईआईपी में गिरावट। विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन से जनवरी 2024 में देश की औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि धीमी होकर 3.8% रह गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के संदर्भ में मापे जाने वाले कारखाना उत्पादन की वृद्धि जनवरी 2023 में 5.8% रही थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 में आईआईपी की वृद्धि दर 4.2% व नवंबर में 2.4% रही थी। 2022 से 23 की समान अवधि में यह 5.5% रही थी। आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि जनवरी में घटकर 3.2% रह गई। बिजली उत्पादन भी 5.6% की धीमी रफ्तार से बढ़ा। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर 9% से घटकर 5.9% रह गई। नौसेना के बेड़े में शामिल हुए 2 नए जहाज। भारतीय नौसेना ने 2 नए शिप लॉन्च किए हैं। समुद्र में सेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 नए जहाज शामिल किए गए हैं। समुद्री अभियानों को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा इन 2 नए जहाजों को लॉन्च किया गया है। तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए 2 नए जहाजों को बुधवार को यहां लॉन्च किया गया। इन जहाजों की खास बात यह होगी कि इनके द्वारा तटीय जल में समुद्री अभियानों में तीव्रता लाई जाएगी। इन जहाजों को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। आम के हरे पेड़ों पर धड़ल्ले से चलाया जा रहा आरा, बड़े पैमाने पर किया जा रहा आम के बाग का कटान। नौगाम सादात में आम के 29 हरे पेड़ काटे गए।
प्लाटिंग करने के लिए किया गया बाग का कटान, वन दारोगा की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, थाना नौगामवा सादात क्षेत्र का मामला।